Firstly, a very warm welcome, Karan, to INS. How are you feeling today? Thank you so much. It's always nice to speak to INS. We know that it is India's wire news that everyone follows INS. ऐसी कोई चीज़ नहीं है एक बार INS पे आ जाओ छुपती नहीं है वो इमीडिएटली वायरल हो जाती है हर जगह तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपने मुझे अपने ऑफिस बुलाया है हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर आए. Let's talk about Farooq Ali, जी your character. Tell me one thing. I mean, I've seen the first season and I saw you. Of course, girls swoon over you, but people were also swooning over Farooq Ali. राइट How much of Karan Thakur is in Farooq Ali and vice versa? First of all, thank you so much for that compliment. It's always nice to have, the female fans, quite frankly. Not that I have anything against male fans, but it's sweeter to have female fans. How much of Farooq Ali is in me and vice versa? देखिए आप जब एक किरदार प्ले करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो सच्चाई होती है जो उसका ट्रूथ होता है वो आता आपके अंदर से ही है क्योंकि एज एन इंसान जो आपके लिव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं आप कहीं ना कहीं उसकी ना एक गुल्लक बना के रखते हैं और वो गुल्लक में से आप थोड़ा 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 विड्रॉ करते रहते हैं फॉर एवरी कैरेक्टर दैट यू प्ले सो फारूक हैज़ अ लॉट ऑफ मी इंक्लूडिंग एवरी अदर कैरेक्टर दैट आई प्लेड बिकॉज आई फील लाइक एज एन एक्टर वरना आप इमिटेशन कर रहे होते हैं मेरा ऐसा मानना है तो जब तक आपने ज़िंदगी जी नहीं है वैसी एक ज़िंदगी जो एक इमोशनल कॉर्ड होती है कैरेक्टर की जब तक आप जीते नहीं हैं तब तक उसको स्क्रीन पे दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सो दैट इज़ वाई आई बिलीव दैट एवरी कैरेक्टर हैज़ अ बिग पार्ट ऑफ मी एंड ऑफ कोर्स यू नो व्हाट हैपेंस समटाइम्स इज कुछ कैरेक्टर्स आप ऐसे प्ले करते हैं जिसके साथ आप एक्टिंग करते करते इवॉल्व होते हैं एज अ ह्यूमन बींग on a certain emotional level or maybe on a rationality level तो वो सारी चीज़ें कैरेक्टर आपको दे के चला जाता है तो आप ऐसी सब बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने कैरेक्टर से भी सीखते हैं Also, मैं आपके बारे में भी पढ़ रही थी, थोड़ा रिसर्च कर रही थी. I got to know कि आपने अपने stunts खुद करे हैं. जी Why is that and weren't you scared because there's like a whole damn thing Right. that you did and all of that? करेक्ट देखिए मैं आपको बताऊं मैं ना बचपन से बहुत बड़ा फट्टू हूँ क्योंकि मेरी जो परवरिश है मेरी मदर ने की है तो मुझे बहुत ही सिक्योर करके रखा है हैड माई फादर ब्रॉट मी अप आई थिंक यू नो आई वुड हैव मैं बढ़ते बढ़ते ना 3 4 5 फ्रैक्चर तो हुए होते मुझे तो मैं ना बड़ा डरपोक किस्म का बच्चा हुआ करता था तो अब उसको ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए मैं वो हर चीज़ करता हूँ जिससे मुझे डर लगता है तो मुझे हाइट्स का बड़ा फोबिया है तो जो स्पेशल ऑफ सीज़न 1 था उसमें एक स्टंट था उसमें एक सीन था एक्चुअली जिसमें फारूक अली फेक कर रहा है कि वो सुसाइड कमिट करना है जा रहा है बिकॉज वो हिम्मत सिंह की अटेंशन चाहता है और हिम्मत सिंह आके उसको रोकता है तो वो जो स्टंट था वो बाकायदा मैंने किया था उस टाइम पर भी वो एक 16 माले की बिल्डिंग थी उसके टेरेस पे खड़े होके मुझे और लिटरली टेरेस के कोने पे खड़े होके मतलब अगर मैं एक पाँव और डालूँ तो मैं नीचे ही गिरने वाला था 16 माले से वो करना था और मैं जब उस पर चढ़ा बिकॉज मेरे को हाइट का इतना फोबिया है तो मेरा थोड़ा सा रोना निकल गया था और मैं वहीं बैठ गया था डर के मारे एंड आई रियली लाइक हेल्ड ऑन टू इट बिकॉज आई वाज सो स्कैर्ड एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज यार एज एन एक्टर पहली बात तो आपका किसी भी चीज़ को लेकर फेयर नहीं हो सकता बिकॉज जितना आप कंटेंट देख रहे हैं आज उसका मज़ा तब आता है जब आप एक एक्टर को रियल चीज़ें करते हुए देखते हैं वरना आज ऑडियंस इतनी समझदार हो गई है कि वो समझ जाती है कि ये VFX है ये एक स्टूडियो में किया ये बाकायदा रियल लोकेशन पे नहीं है इसलिए हमें मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज़ बहुत अच्छी लगती है बिकॉज टॉम क्रूज खुद वो स्टंट करते हैं और जब आप एज एन ऑडियंस देखते हैं तो आपकी भी उतनी हालत ख़राब होती है जितनी अगर आप खुद कर रहे होते तो होती तो इसलिए मुझे मेरे स्टंट्स करना बड़ा अच्छा लगता है जहाँ तक कि आपने पूछा कि डर लगता है 100% मैं इंसान हूँ बहुत ज़्यादा डर लगता है इनफैक्ट ये जो स्टंट की आप बात करें जिसकी एक छोटी सी छवि ट्रेलर में भी है वो मैंने खुद किया है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट डैम्स है और ये जॉर्जिया में है एक इंगूरी करके एक शहर है वहाँ पे वहाँ पर है एंड नीरज सर ने मेरे को बताया कि ये स्टंट है और ये तू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता मैं कहा सर करेंगे एक बार चल के देख लेते हैं लेकिन तो जिस दिन वी वर सेटिंग अप ऑल द इक्विपमेंट फॉर द स्टंट मैं उस दिन गया और मैं आपको बता नहीं सकता मेरी जान निकली हुई थी वो जो डैम ऐसे होता है उसके ऊपर एक लेज था जिसको मैं छोड़ ही नहीं रहा था बिकॉज नीचे एक 600 फुट का ड्रॉप था स्ट्रेट डाउन और हमें बताया गया था कि यूजुअली यहाँ पर डैम में ना बहुत पानी होता है बट वो पानी पूरा सूख गया था तो डैम के नीचे ना ऐसे सलिए लगे हुए थे स्पोक्स सो इफ आई वुड हैव फॉलन आइडली आई वुड हैव फॉलन ऑन दोज स्पोक्स सो दैट इज़ आई ऑल्सो आई वॉज लिटिल स्कैर्ड कि मैं कहा यार एक चीज़ है कि किसी तरीके से इंजर होकर मरना ये तो ऐसे मरना तो बहुत ही दर्दनाक होगा बट वो स्कैरी बट
But when I did it, I have to tell you, I had such a good time. It was so liberating for me as a human being, because जो मेरा डर था फियर का हाइट्स को लेके, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया. मैं बल्कि इतना डिसअपॉइंटेड था कि मुझे और टाइम करने को मिल नहीं रहा था वो, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं थोड़ा और टाइम वहाँ पे लटका रहा हूँ. और मैंने पहले सोचा कि मैं मैं एक काम करूँगा, मैं लटक तो जाऊँगा पर नीचे नहीं देखूँगा. बट मैं कहा नहीं यार, अब आ गए हैं, अब कर ही रहे हैं. So then I was having a good time, and I remember Neeraj sir on the wireless, because I was by myself, hanging at like 300 feet, 400 feet in the middle of the dam, and he paged me on the wireless. He's like, "Hanji, how are we?" I was like, "Sir, I'm loving it." He's like, "थोड़ा time लगेगा drone को आने में, so just chill." I was like, "I have nowhere to go." So basically, you started with Final Destination thoughts in your head, and then you had Zindagi Na Milegi Dobara, right? Something like that. That's a good analogy. Yeah. But when we talk about Neeraj Pandey, Ji. you know, his work is mostly like layered and intelligent thrillers. How is it working with him, and did he give you freedom, or was he very meticulous? I mean, he definitely gives you a lot of freedom, and that freedom comes in terms of कि एक बार वो आपको स्क्रिप्ट दे देते हैं तो वो चाहते हैं कि आप उसको अपने तरीके से इमेजिन करें. सर की एक शूटिंग करने की खासियत है दैट ही लाइक्स टू पुट यू इन द डीप एंड ऑफ थिंग्स, कि आप अपने आप पहले समझिए कि इसको कैसे डील करना है, एंड फिर अगर आप कहीं गलत हैं, लाइक अ गुड डायरेक्टर, ही वुड टेल यू वेरी माइन्यूट थिंग्स टू चेंज हियर एंड देयर. एज एन एक्टर चीज़ों को अपने हिसाब से इमेजिन करने के लिए, बट फ्रैंकली स्पीकिंग उनकी स्क्रिप्ट ना इतनी अच्छी होती है और इतने बढ़िया तरीके से लिखी होती है कि वो कैरेक्टर को इमेजिन करना मुश्किल बिल्कुल नहीं होता. सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ वर्किंग विथ हिम, कि उनका एक स्क्रीन प्ले बहुत टाइट होता है, उनकी राइटिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है, आपका कुछ चेंज करने का एक्चुअली मन करता नहीं है. और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा उस हिसाब से एक ये समझता हूँ कि एक अगर अच्छा राइटर हो तो एज एन एक्टर आप सबसे पहले आके किसी चीज़ को चेंज ना करें, आप पहले जिस तरीके से उन्होंने पूरा एक वर्ल्ड इमेजिन किया है उसको उस तरीके से अटैम्प्ट करें. तो मेरी हमेशा एक कोशिश यही रहती है. Also, if we talk about KK Menon, he's Ji. known as the textbook of acting. Ji. And this is the second time, like, this is the second time you're working with Correct. him. How is he, like, how would you describe him? You know, he's a lovely gentleman. मेरी एक्चुअली उनसे ना पर्सनल इंटरेक्शन बहुत लो हुई है. ये पहली बार आई थिंक इस प्रमोशंस के दौरान मैंने सर के साथ ना टाइम स्पेंड किया है, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा. यू नो, मोर देन द एक्टर, आई थिंक इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. उनके जितने सिद्धांत हैं अपने काम को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, वो वाकई सीखने लायक हैं. तो इन 5 दिनों में ये मेरी खुशनसीबी मानता हूँ मैं कि इतने सीनियर एक्टर के साथ आपको ना पर्सनल लेवल वक्त बिताने का मौका मिलता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि he is very oblivious to the fact that he's such a big star, right? And that's the quality of a big star. That at no point does he make you feel कि मैं कुछ हूँ. In fact, he becomes like one of the boys in 1 second. And that makes you so comfortable as an actor and as a fairly newcomer in the industry. It becomes very friendly with him. So he's a very very friendly guy. He's very jovial. बहुत ही डेप्थ है उनमें ज़िंदगी को लेके, और वो उन चीज़ों को सुन के ना आपको भी बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जिन दिक्कतों से एज एन एक्टर आप जूझते हो, वो ऑलरेडी इन चीज़ों को कर चुके हैं और इनसे उभर चुके हैं, तो आपको सीखने के लिए बड़ा मिलता है. एज एन एक्टर तो हम सब जानते ही हैं, ही इज़ एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. मैंने सीज़न 1 में उनके साथ एक सीन किया था, क्योंकि जनरल शो का फॉर्मेट ऐसा है कि वो ऑफिस में होते हैं, मैं फील्ड में होता हूँ, एंड हमारी इंटरेक्शन सिर्फ फ़ोन पर होती है. तो उनके साथ मैंने एक ही सीन किया था, वो भी यहीं पर किया था सीपी में, कि जहाँ मैं उनको कहता हूँ कि आप थोड़ी अपनी गाड़ी पीछे लीजिए. एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज व्हाट अ गुड एक्टर ही इज़, बिकॉज वो लिखा सीन सिर्फ 2 लाइनों में था कि फारूक आता है और ये गाड़ी है और उसको पीछे करता है, उसमें कोई डायलॉग्स नहीं थे, बट वो इतना आपको रिपार्टे देते हैं गाड़ी के अंदर से बैठ के और आप बाहर हैं कि आपको लगता है कि 2 लोगों के बीच में बिना डायलॉग की पूरी एक कॉन्वर्जेशन हो रही है. सो दैट इज़ वन थिंग आई लर्न फ्रॉम हिम, दैट ही सेज लेस बट ही एक्सप्रेसेस मच मोर. With the fresh season, it's diving into the deeper realm of artificial intelligence that Right. we talk about, right? As a person and personally, what do you think that do you think that AI is it a helpful ally or a dangerous enemy? देखिए, the show primarily is about cyber war. Of course, artificial intelligence is a small part of it, but primarily it deals with cyber war. मैं उससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा. मैं चाहूँगा दर्शक एक बार देखे तो ज़्यादा समझें. As far as AI is concerned, definitely, I feel like हमारी ज़िंदगी का हिस्सा तो एक तरीके से बन ही गया है,
मतलब ये एआई का सबसे छोटा मैं आपको एग्जांपल दूँ तो कि हम हमारी फिल्मों में वीएफएक्स यूज़ करते हैं। जैसे कि जितने आप ब्लास्ट देखते हैं वो कहीं ना कहीं रियल होते नहीं है, आप उसको कंप्यूटर से करते हैं, तो आप एक किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते ही हैं। मेरा एक ब्रांड है जो जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, उसके जो हमने पहले 2 कैंपेन्स बनाए हैं वो पूरे एआई से जनरेट किए थे। सो डेफिनेटली एआई एक तरीके से आपको बहुत हेल्प करता है, बट गिवन दैट डेफिनेटली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, बिकॉज मैंने परसों ही मेरे को नीरज सर ने एक फ़िल्म दिखाई थी, 3 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, और 1 मिनट देखने के बाद उन्होंने कहा कि पॉज कर ले। कहता है कैसी लगी? मैं कहा बहुत बढ़िया है सर, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कहता है पूरी एआई पे बनी है। तो उसमें जितने एक्टर्स थे, जितने लोग थे, वो कोई भी रियल नहीं था। इट वॉज ऑल मेड ऑन प्रॉम्प्ट्स ऑन अ कंप्यूटर, एंड इट आई कांट से इट लुक्ड रियल, इट वॉज रियल. So that kind of was like, oh wow, इसका मतलब there could be a time that as actors we become redundant, and because it's so easy to kind of do this now, so definitely एक fear है इन चीज़ों को लेके, but I feel कि जो चीज़ जब आएगी तब उसके बारे में सोचना बेटर है। पहले से ही डर के बैठे रहना उसकी सेंस नहीं बनती। And if we talk about cyber crime and cyber wars, etc., you as a public figure, you're more prone to all of this, the deep fakes and everything. So how do you safeguard yourself as an individual, as a personality? आई थिंक थोड़ा सचेत रहिए। सबसे पहले तो मेरे साथ रिसेंटली एक हुआ था कि मुझे एक फ़ोन कॉल आया था कि आपकी एक आपने फंड में इन्वेस्ट किया, तो फंड मैच्योर हो गया, एंड उनके पास प्रॉपर डिटेल्स थी मेरे फंड की। आप ईमेल करके हमको सब भेज दीजिए अपने टैक्सेशन डिटेल्स, जीएसटी फलाना ढिमकाना, एंड वील ट्रांसफर द फंड, एंड इट वाज एन एब्सोल्युटली फ्रॉड कॉल एंड अ फ्रॉड ईमेल। सो आई फील लाइक थिंग्स लाइक दिस डू हैपन, बट अगर आप थोड़े से शार्प हों, थोड़ा सा आप कॉशियस रहें, तो आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू काइंड ऑफ डील विद इट। Also, you don a lot of hats, and you've had like a very flourishing career. You've Right. dabbled in almost all mediums. Right. How has the acting, as in the way of acting or approaching your craft, has it been different in different formats, or is it the same? Formats as in like from television to OTT? Yeah. Or is it the same? I mean. देखिए, एक्टिंग तो एक्टिंग ही रहेगी। अब आप चाहे उसको टीवी पे करें, आप चाहे उसको फिल्मों में करें या ओटीटी पे करें, डेफिनेटली एक मीडियम, हर मीडियम की एक खासियत होती है। टेलीविजन एक लॉन्ग फॉर्मेट है, ऑलमोस्ट लाइक आई वुड लाइक टू से इट्स लाइक एन एंडलेस फॉर्मेट, तो उसमें आपकी कहानी बहुत वाइड होती है। तो आपके पास एक बेसिक स्क्रिप्ट नहीं होती, आपके पास एक 3 महीने की मोटा मोटी कहानी होती है, एक ट्रैक होता है, एंड यू डील विद दैट ट्रैक लाइक दैट। सो इट इज़ अ मच स्लोअर पेस्ड, कि एक अगर सीन चल रहा है तो बहुत लंबा चलता है, उसके आप उस सीन को बहुत खोल के दिखाते हैं। वही OTT में डिफरेंस है कि 8 घंटे में आपको पूरी कहानी बतानी है, और 8 घंटे की कहानी आपको बतानी है, और ये फिल्म की तरह नहीं है जो 120 मिनट के लिए, बट इसमें एक खासियत ये है कि 8 घंटे के लिए आपको एक लोगों को एंगेज रखने के लिए आपके क्राफ्ट में उतनी खासियत होनी चाहिए कि पीपल आर स्टक टू द टीवी एंड दे आर वॉचिंग व्हाट यू आर शोइंग देम. And same way a film is very different. Film is 120 minute. It's a very sharp format for acting, where you have to deliver a scene which might be longer, but you have to give it in a very short time. And it works on a very, very tight format because you're watching it on a big screen. So so that I feel like is the difference. But as an actor, you don't necessarily change anything. Like I just spoke about your filmography, you've had Ji. a long journey. So when was the time when you felt that yes, I've made it as an actor? I still don't feel it. I feel that I think that would be a very, very pompous thought, because एक जनरल एक्टर का एंडेवर क्या होता है कि आपने जो काम किया उससे और बेहतर काम करें। वो जो बेहतर करना होता है वो आज, और बेहतर का जो डिस्टेंस होता है वो चैलेंजिंग होता है, टू फाइंड एवरी टाइम अ प्रोजेक्ट दैट इज going to be more challenging, it will be more interesting. So to do that, I feel that's where the struggle feels real. So I don't think I feel like any projects truly made me feel like I'm arrived. Yes, on a separate note, I feel I've had a certain amount of acceptance from the industry. I think post Khaki especially, industry कहीं मुझे थोड़ा एज अ थोड़ा अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखती है आज, और मेरे पास बहुत सारा काम ऐसा आता है जो मैं करना चाहता हूँ। तो आज मेरे पास एक चीज़ की लग्जरी डेफिनेटली है कि मैं घर बैठ के बोल सकता हूँ कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, मुझे सिर्फ ये करना है। आई फील एक एक्टर के लिए वो एक बहुत बड़ी लग्जरी होती है कि आप अपने हिसाब से अपने वक्त पर वो काम करें। But do you see with
the whole boom of digital and जी. everything. Do you think that the whole concept or the definition of stardom is now shifting? There is no star culture left. Do you see that happening? Yes, I feel like because what has happened is that today all of us are massly consumed. मतलब आज जैसे आज मैं सुबह फोटो खिंचवा रहा था सीपी में, तो अब मैं लगा चुका हूँ कि मैं सीपी में हूँ. तो आज आपको एज एन एक्टर, एज एन ऑडियंस आपको पता है हर एक्टर की सिंगल एक एक बीट ऑफ लाइफ क्या चल रही है. तो एक जो जनरल एक एनिग्मा होता है, एक जो मिस्ट्री होती है, वो डेफिनेटली बहुत कम हो गया है. But I also feel like that is a new definition of stardom today. The new understanding of stardom today is that someone who's massively consumed, who's consumed on every single vertical, whether that's on social media, it's in terms of advertisements, brand engagements, live performances. I feel like now that has become a star who's accessible and available everywhere, and people are consuming them so much more. I was reading one of your interviews where you did say that people from out of the industry are treated differently into the industry, but when we're talking about OTT, I think there's certain amount of acceptance. So when you say that there's no acceptance, is it in terms of entering the film industry or what? I can't remember in what context I said this, but I'll tell you what it is. What at least I feel is that there is आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, if that makes sense. मेहनत तो हर इंसान करता है अपने काम के लिए, बट आपको एक्स्ट्रा मेहनत करती रहनी पड़ती है. आप like today as an actor from outside the fraternity, I can't afford to have a bad job. I can't afford to have a flop. I can't afford to have a weak moment as an actor, because I feel like you get written off much quicker than anybody else in the industry would. Like let's say if there's an actor who's from a film family, or is friends within the fraternity, they could probably not deliver great films, or they could not be good in films, or their films are not doing well, or their series are not doing well, but still you'll see them time and again getting more work after work after work, right? So I feel like that simple thing is where it becomes a bit difficult. That I would love to do more work, I would love to experiment more, I would love to make mistakes actually, because आप काम करके ही समझते हो कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, बट आपको इतना श्योर होना पड़ता है ऑन पेपर कि ये गलत ना हो. बस सही हो ना हो वो तो वैसे ही आपके हाथ में नहीं है, पर ये ऑन पेपर गलत नहीं जाना चाहिए. तो उसके लिए आप बड़ी मेहनत करते हैं. मैंने अभी पीछे एक शो शूट करके आया हूँ, भय, फॉर अमेजॉन. एंड अक्सर मुझे जब मेरी पीआर भी मुझे बोलती है कि यार तुमने ना यार एक साल खाकी के बाद कोई पीआर की नहीं. मैं कहा टाइम ही नहीं था. आप इतना काम में मग्न होते हैं, सो बिजी वर्किंग. एंड मुझे वैसे भी लगता है कि मतलब जब आप कोई आपका काम आ रहा हो, आप पीआर करो तो बनता है. मतलब वैसे ही आप खाली बैठ के फोटो खिंचवाते रहो, तो इट डजंट रियली मेक सेंस फॉर मी. व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज भय टुक अबाउट अ ईयर टू डू एज अ होल प्रोजेक्ट, बिकॉज from the point of the first episode that came to me, to sitting on pre-production meetings, to sitting with the script writer who's himself done a great job, but आप बैठ के पूरा एक जो वर्ल्ड इमेजिन करते हैं एज एन एक्टर, आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं कि मेरे हिसाब से दिस इज़ द शिफ्ट दैट वी कैन डू. ये डायलॉग्स ऐसे चेंज कर सकते हैं, या कम कर सकते हैं, या ज़्यादा कर सकते हैं. कास्टिंग पे आप बैठते हैं, फिर आप सेट पे जाते हैं. you're spending that time in pre-production as an actor, which takes a good 6 months from your life, and then you go in 3 months shoot it. So that much you have to now give in as an outsider, especially because you have to be that certain that you and your team are all envisioning the same world, that on set when you go, you're sharp, you're ready, everybody's on the same page. I'm not quite sure how much somebody from the fraternity needs to do this. Whether they do it, great. उनको ज़रूरत नहीं है, because I feel like they're well taken care of in that way. But have you ever felt vulnerable or weak in terms of when you see what's happening or when you're working? Has that been a time of vulnerability ever? Give me context. In the sense, like you just said that you can't be weak and all of that in this industry, and you have to work hard and all of that. So I'm talking in terms of that. No, definitely. Time and again, I feel like it becomes very difficult to get the kind of project you really want to. Like, I mean, not to make it sound depressing, but the first season that came of Special Ops, that was my outing as an actor after 6 years. And COVID hit for 2 years, right? So I suddenly felt like, oh my God, what is going to happen? क्योंकि मेरी रिलीज तो आ गई है, शो हिट भी हो गया है,
पर ऐसा ना हो कि जब मार्केट वापस खुले लोग बोले यार तो स्टेल हो गया अभी, मतलब 2 साल पहले की बात है। लकीली I had already signed Khaki, so that happened. But when Khaki released, while it got a massive amount of acceptance, and the show got so much love, and I got so much love for it, um, the entertainment industry went through a recession, so work wasn't happening. So it's times like this when you're like, and what happened at that time after Khaki, I got about 30, 35 offers of different kind of projects, right? But in my head, I knew what kind of work I wanted to do. So I said, respectfully, I said I don't want to do any of these at the moment, and I waited my turn. But the industry went through a bad time. So in those moments, you feel very insecure, because you have no one who's going to kind of have your back. And while on one front you're enjoying the success of Khaki, and you're trying to kind of put that energy out there, but at the same time you're sitting back at home, and it's been a year and you've not shot anything, while one would assume कि अब Khaki आ गया, अब तो मतलब मैं एज एन एक्टर बहुत बिजी होऊंगा, पर आप एक साल जब घर बैठते हैं तब आपकी हालत ख़राब हो जाती है, तब एकदम हवा टाइट हो जाती है कि आप सोचते हो कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 30 प्रोजेक्ट्स को मना कर दिया। मैं एक फिल्म भी कर रहा था, वो फिल्म और वो फिल्म हाँ हो गई, मैंने उसकी रिहर्सल भी शुरू कर ली, बट उसकी डेट्स इतनी क्लैश हो गई विद स्पेशल ऑप्स दैट आई गिव प्रायोरिटी टू स्पेशल ऑप्स बिकॉज ऑफ कोर्स दैट्स माय बेबी। हाँ, फिल्म का नाम देंगे आप? नहीं वो अच्छा नहीं लगता। तो when things like this happen, you feel very very insecure, you feel very scared actually, and of course I'm human, so you're going to get vulnerable, and but luckily things work out, in its own way. Also, has there been something like as an actor that you had to unlearn to which you previously believed to be here? Well, did I have to unlearn something Which in terms of like just an ideology? Ideology in terms of in the industry that you previously believed and you have to unlearn it as an actor? I mean, nothing that I can think of, quite frankly. But I feel like at any point, if as an actor or as an individual, you feel like you've learned it all, I feel like that's the beginning to your downfall as a person and as a professional. Luckily for me, I'm very, very curious and inquisitive because I also love what I do for a living. I love the job that I do. So every time I go on a set, I almost am like, I mean, I'm as good as a newcomer, that I'm excited to be on set. Not to make it sound like I'm a very hardworking actor, but I, in general, don't like to sit in a vanity because I like to see what is happening. I like to see the whole, like behind the scenes is the most exciting part of a film set. So I like to kind of see how directors work, how directors envision things. And मुझे नीरज पांडे जी को observe करना बड़ा अच्छा लगता है. He's a man of very very few words, but you see the kind of work he does, right? That's one learning that I've had from him. I don't know about unlearning something, but there's a lot of learning that I've gotten from having been attached to him, because he's silently taught me that the outcome of a product is not in your hands. So the one thing and the only thing you can take back from a project is your shooting experience. To make sure that is one thing you enjoy the most, and it's become a very good discipline in me because of that. That today जब भी मैं कोई चीज़ शूट करता हूँ, एक तो मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूँ, और मेरा ये रहता है कि अगर मैं आया हूँ, क्योंकि हम वैसे भी एक प्रोजेक्ट को 60 दिन देते हैं, एक सिर्फ आपको 60 दिन मेहनत करनी है, और बाकी हमारे काम में बड़ी मेहनत होती है बिकॉज 18 घंटे के दिन होते हैं, और फिजिकली और एक अलग तरीके से ड्रेनिंग होते हैं. बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो टाइम पूरे दिल से एंजॉय करूँ, मैं उस मोमेंट में प्रेजेंट हूँ, मैं अपने आप को जितना हो सके उतना प्रोजेक्ट को दूँ, एंड दैट्स माई वन लर्निंग फ्रॉम हिम. 18 hours is a lot. 18 hours is a lot. So would you want like shorter duration of working, or what is it like? Because we have like 9 to 5, so. I mean, would any actor or anybody on the set love a shorter day? Yes, 100%. But what happens is, as an actor, you understand today, after working so much, I get it that, there's so much money riding on the project, right? There's so much, putting up a production day is so expensive. And there's so many places that you end up losing money more than making money. So today as an actor, you become empathetic towards that, and you're like, what, even if it takes 20 hours, what, I'm available. I understand कि हमारे पास ये लोकेशन सिर्फ आज के लिए, सुबह कुछ स्क्रू अप्स की वजह से आज ये शिफ्ट बढ़ गई है, तो आप ये सारी चीज़ों को कंसिडर करने लग जाते हैं. देन यू डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यार नहीं है, मेरे 12 घंटे की शिफ्ट है, मैं चला जाता हूँ. Also, what's interesting about you is you have like a background in business studies and all of that, and then suddenly, boom, you're into acting and you're doing so well. How did that journey happen, and why, like,
बिजनेस में तो कितना ही पैसा है. देखिए बात अगर पैसे की होती तो आज मैं आज भी टीवी कर रहा होता. मुझे पैसा हालांकि सबको पैसे चाहिए बट मुझे सिर्फ पैसा एक्साइट नहीं करता. मुझे लगता है इतनी सी ज़िंदगी है उसमें कहीं अपनी छाप छोड़ना बहुत ज़रूरी है. तो अगर सिर्फ पैसे की बात होती है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू टेलीविजन एज अ मीडियम, टेलीविजन में भरपूर पैसे हैं. आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप रियलिटी शोज़ कर सकते हैं, आप डेली सोप्स कर सकते हैं, आप होस्ट कर सकते हैं. पर वो चीज़ें मुझे एज एन आर्टिस्ट बिल्कुल भी एक्साइट नहीं करती एनी मोर. तो इसलिए मैंने रियलाइज़ किया था कि मेरे को लगता है टेलीविज़न से मैं इतनी ऑनेस्टी से काम इतना ही कर सकता हूँ और मैं इसीलिए OTT या फिल्में करना चाहता हूँ. सेम विद माई बिजनेस. आई फील कि एक वाइल आई एम अ बिजनेस स्टूडेंट, मेरे में एक बिजनेस एक्यूमेन और एक इंक्लिनेशन मोस्ट डेफिनेटली है. बट आई फील लाइक हर चीज़ का अपना वक्त होता है. जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस टाइम पे वर्ल्ड रिसेशन चल रही थी, so my business took a big hit, and we went through a very bad financial time as a business and as a family. That's when acting happened for me, and luckily it took me about 5 years to pay off all my business debts, and 5 साल बाद of being an actor I think I started saving money or making any money, right? And now that I'm here, I actually really love what I do. I don't treat this like a business per se, but of course, this is also a business. As an actor, I am serving to the actor that I am. But does your business background give you an edge when it comes to this field? I don't know if my business background gives me an edge, but I definitely feel like being educated most definitely helps you anywhere. I feel, when you're in a room full of people who are talking things other than just creativity, you can comprehend what they're speaking of. Today, if I sit in a boardroom or if I'm sitting with producers, or today the fact that I've just kicked off a business vertical of my own right now, which I will be talking about in July. For me, comprehending all of that is not difficult. I don't come in as an actor. I come in as with a little bit of an acumen and a background of business. So I understand numbers. I understand things like that quite quickly. So of course, it helps me in a lot of ways. Also, you had this amazing time at Cannes. Yeah. How was the red carpet like? Was it like dreamy, like a fairy tale? 100%. I got very lucky with Cannes because I did a film with Anupam Kher. Yeah. It's called Tanvi the Great, which went for the Cannes Film Festival. And Cannes was just a magical experience. Of course, as an actor and as someone in Bombay, you're just sitting back and watching these things all the time as a red carpet. Like you've seen Aishwarya Rai make India proud for like the last how many ever decades that she's been going. I think she's been going for the last 20 years, or if not 30. I think one of the two. So just being present in that scenario, in that atmosphere, was absolutely amazing. It makes it even more special when you are going with a film that you are a part of. So we had gone for an exhibition of our film, and it was exhibited there at the pavilion. And then I attended a screening, which was actually a dream come true because मेरे एक्टिंग के जो लेजेंड्स हैं, जो सुपरस्टार्स हैं, वो सारे एक ही जगह पे प्रेजेंट थे. सो डेंजल वॉशिंगटन, who I absolutely admire and I love, and I wish that someday I could get a filmography like his, was like in a 2-arm distance from me, and I mean, from having tears in my eyes to wanting to whistle when I saw him to wanting to reach out to him, it was all of those emotions, and I was just so happy to see him. So were you And a fanboy? I'm a big fanboy. I was sitting 6 rows behind him. Ek to we bumped into each other at the red carpet because I came from one entry and he was on the other, and we were like in a 5 feet distance. But even when he was sitting right where I could see him, and to see him get the Palme d'Or for his filmography for all these years that he's a part of the industry, it was just special. I was really happy. Spike Lee was there. It was his film that I'd gone for. I've grown up watching Spike Lee films. So it was really nice. It was very magical, and for me it was very, very surreal. And I think that's a charm to going to Cannes, where you're suited and you're wearing a bow tie and you're walking the city, and that's how you watch a film. So all in all, I feel like it's an experience, and firsts are always special. आप पहली बार जो चीज़ करते हो ज़िंदगी में आप यादगार रहती है.
तो ये मेरे लिए डेफिनेटली यादगार है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक फिल्म के साथ गया था, ना कि सिर्फ रेड कार्पेट अटेंड करने। So whenever I think about Cannes or anything that's like a big event, I जी. only think about the paparazzis. Right. And then we think when we, how is the paparazzi culture there, and how do you feel about the paparazzi? आई वॉन्ट टू टेल यू इट इज पहले मैंने रेड कार्पेट अटेंड नहीं किया था, तो उससे पहले सब बातें कर रहे थे। मैं सोच रहा था, मैं कहा क्या है ये रेड कार्पेट के पीछे सब इतने पागल हो रहे हैं। मैं कहा हम हमारी फिल्म के लिए आए, ये सबसे बड़ी एक्साइटमेट होनी चाहिए। बट हर बंदा कह रहा था नहीं एक बार रेड कार्पेट पे तो जाना चाहिए। मैं कहा ठीक है रेड कार्पेट हम बॉम्बे में भी करते हैं, इसमें क्या ही है। बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट, द हाइप इज रियल, दैट्स द ओनली वे टू पुट इट। you have the minute you walk into the red carpet, because they take you through a path, and then they put you on the red carpet. There's about 500 to like odd photographers on both ends who are just screaming and shouting, and because you've got some of the biggest stars of the world at the red carpet. And it like when I walked in with all my confidence, and then I took a second. I was like, oh my god, this is big, man. Like this is a big deal. And then you get to see the staircase, the famous staircase of the Lumiere. So all of that is it's really overwhelming, and it's just cool. So I was actually really happy to be there, and I have posed at the red carpet कि ये सब 500 लोग मेरे लिए खड़े हैं फोटो खींचने के लिए. So I was like, yeah, मेरे भी फोटो लेना. So it was like that. But I love the Indian paparazzi. I think paparazzi in Mumbai is like, this is Yeah, a yeah. record, it's crazy. उनकी अलग ही कॉमेडी चलती है, मैंने देखा है. उनका अलग ही टेंजेंट है. Too much fun. उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या है, किस इवेंट के लिए आए हैं. उनका एक अपना ही बैंटर है जो बहुत ही फन है, एंड वो सारी बड़े फन है. ये जितने बॉम्बे के पापराजी हों, एक तो मतलब इतने टाइम से हम एक दूसरे को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्त बन ही गए और सब एक दूसरे शक्ल से जानते हैं. तो उनको भी आपके बारे में थोड़ा पता ही होता है, तो वो भी आपको छेड़ते रहते हैं जानबूझ के रेड कार्पेट पे. तो बड़ा मजा आता है एक्चुअली. रेड कार्पेट मेरे को इवेंट का पता नहीं, हम सबके लिए रेड कार्पेट बहुत एंटरटेनिंग हो गया. Can I ask you like a serious question? You can choose to answer if you want to. There's a lot of PR wars that keep happening on social media, especially between celebrities and all of that. How do you see that as a person? Like, there's one PR is pulling down one celebrity, and the other celebrities PR is pulling down the other celebrity. How do you see this whole PR war? यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं बड़ा ओब्लिवियस हूँ इन चीज़ों को लेके. अगर आप जो बोल रहे हो मुझे पता भी नहीं आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि मैंने अगर देखा भी होगा मैंने रियलाइज़ नहीं किया होगा ये वॉर है. मुझे एक्चुअली इन चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे लगता है कि अगर आपका काम अच्छा है ना, तो आपका काम बोलता है. उसके बाद आप जितनी उसके आसपास आवाज़ कर लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के जितने बड़े मेकर हैं और जो दिग्गज हैं और जो अपने काम को जानते हैं एज राइटर्स एंड डायरेक्टर्स, वो बैठ के ये PR वॉर्स देख रहे हैं या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं या देख रहे हैं कि आप कौन सी कॉफ़ी शॉप में थे, या आपने कहाँ से बाल कटाएं या ब्लो ड्राई कराएं, कौन से जिम में आप जाते हैं. उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं है. इफ़ एनीथिंग मेरा ऐसा मानना है कि जो वाकई अपने काम को लेके सीरियस हैं, वो ऐसी चीज़ों को वैसे भी देखते हैं कि एक अलग तरीके से देखते हैं. और मेरा भी ऐसा कुछ खास बिलीफ नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है अच्छा काम करने के लिए. Also, there are two sides to Karan, which I've personally seen and I'm seeing at work. Right. There's this whole chocolate boy image of Karan Thakur. There's this edgy image of Karan Thakur. Girls like them both. If you'd had to choose one, if you'd had to pick one, which one would that be? If I had to pick an image, I'd like to believe they both are me. So I feel कि मैं respond करता हूँ to a certain situation or people. I feel like हम as human beings ज़्यादा respond करते हैं instead of really doing things. So if let's say, for like how you said, my chocolate boy side comes out, it's usually in response to a certain energy that I get from somebody. And if I'm edgy, then it's again a response to This someone. is in terms of roles I'm talking about. See, if I Okay. talk about Oh, roles. Yeah, like I like them both. Or Yeah. khaki and special ops. There are two sides to it. Yeah, I'll be honest, I really enjoyed doing what I did on TV. And women love you. Yeah. They love that Karan so much. I was in Cannes right now. Yeah. I was in Cannes right now, and I was walking the streets, and I was with Baman sir, and Baman sir and I we were strolling back to our hotel. और दूर से ना दो इंटरनेशनल लड़कियां देखते हुए आ रही थी हमको. दे वर पॉइंटिंग इन आवर डायरेक्शन. तो मेरे को लगा मतलब पहली बात तो हमें नहीं देखनी, हो सकता किसी और को देख, बिकॉज इंटरनेशनल थे. फिर पास आए तो मेरे को समझ आ रहा था कि हमारी तरफ देना. आई थॉट कि मे बी दे नो बमन सर, एंड ऑफ कोर्स सो मैं थोड़ा साइड हो गया, just to kind of give them way, and they went like Viren, and I was like whoa. I was like that's cool. So of course they knew who Baman sir was, and they took photos with him. And then I got very curious. I was like, how do you know Viren? They're like, we're from Morocco and Tunisia.
and we love Indian soaps there. And I was like, wow, that is so cool. So I love it all. You know, I there is nothing to not like about either playing the characters that I played on TV or to the edgy characters that I play, you know, on the series that I do. Um, I really enjoyed romancing on television. I feel like it's so cute, and it is just so much fun. Yeah. You know, I did a show called Lavne Miladi Jodi, and these are the times of when I think romance in real life also one existed. Second, there was a sense of dignity and innocence to love and romance, which I feel like has died down. You know, in the times that we live in now. So, you know, the sweeter, the smaller things that I did in television shows, I really enjoyed that. And I got some very beautiful co-stars to work with. So at no point was it difficult to romance them. And they're all so pretty that if they had to fall in my arms and one entire episode had to go through, I was more than happy and willing to do that. And luckily, you know, we all shared such great friendships, yeah, you know, during work. At the same time, I love doing action. It's the most tiring thing to do, I'll be honest. It is so exhausting, and it is so challenging because especially with someone like Neeraj Pandey, it's not like आप किसी सेट में एक्शन कर रहे हैं. आप अगर कंक्रीट है, अगर रियल ज़मीन है तो रियल ज़मीन है. तो अगर आप गिर रहे पड़ रहे हैं, आपको चोटें लग रही हैं तो बाकायदा वाकई लगती हैं. एंड द नेक्स्ट डे यू गो, इट्स जस्ट your body is going through a very difficult time. So you know, you're popping medicines because you know you have to film again the next day. It's tough, but it's a lot of fun. It's, I don't know, it's so fulfilling when when you're beating up 5 people, or when when you've got weapons, or when you're planting and planning things. All of that is just I love it. Like shooting season 2 was one of the most fulfilling experiences of my life, because I've jumped off choppers, I'm jumping off bridges, I'm using knives, I'm shooting people, I've beaten up so many people. I have such a massive action piece, you know, with Tahir Raj Bhasin in the show. So I enjoy it all, you know. I mean, मुझे लगता है मैं तो अभी तो मेरी कहानी शुरू हुई एज एन एक्टर, तो मुझे सब करना है. मुझे रोमांस भी वापस करना है. मेरा एक्चुअली रोमांस करने का बड़ा मन है. मुझे लगता है कि बहुत वक्त हो गया दैट आई हैव नॉट पुट आउट द सॉफ्टर एज ऑफ माइंड. मेरा, इफ यू आस्क मी हार्ट टू हार्ट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ नाइस a script which deals with mature romance. And I mean, my last question now, you've got Tanvi the Great, you've Right. got Bhair. Excited? 100% looking forward for people to watch it. I shot Tanvi the Great last year. Last year, I think. I'm not sure. Actually, I've forgotten. But it's a very beautiful film. It's at the New York Film Festival right now as we're talking. Anupam sir has gone there with it, and he's very, very excited about it. मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि मुझे आपके लिए बड़ी खुशी है. वो कहते हैं तुम मेरे लिए खुशी हो, तुम्हें अपने लिए खुशी होनी चाहिए. मैं उनको कहता हूँ नहीं सर, मुझे आपके लिए खुशी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये स्क्रिप्ट और ये कहानी आपके कितने करीब है और आपने कितने प्यार से बनाया है. तो जिस पैमाने पे उसको प्यार मिल रहा है आज, मुझे उनके लिए बड़ी खुशी है. बिकॉज अनुपम खेर इज़ अ वेरी वेरी स्वीट जेंटलमैन, एंड इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, इज़ व्हाई ही इज़ वेयर ही इज़. As far as Bhair is concerned, I'm actually, it's the most exciting project of my career till date. Is it very scary? Is it scary? I mean, I'll tell you, it's the most aspirational project I've done. I've never done anything like this. I don't think people have seen me in this light at all as a person. It deals with the story of Gaurav Tiwari. We are trying to depict his life from the lens that we see it, and of course the book that it is based on. He had a very glorified career as a paranormal investigator of India. And he passed away in a very unfortunate way. So it is our understanding and our take on it. It's not a horror show necessarily, I'd like to say. I keep saying that it's a paranormal thriller. Spooky. It's a paranormal thriller, because हम आपको बैठ के डराने के लिए नहीं कर रहे हैं. ये बाकायदा रियल इंसिडेंट्स हैं, हमारे पास इनकी डॉक्यूमेंटेशन है. तो हम आपको सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि क्या किस तरीके से चीज़ें हुई थी. अब उसमें अगर आपको डर लगे तो लगे, अगर नहीं लगे तो हम मतलब डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. बट हाँ, ये दुनिया ये है, ये दुनिया पैरानॉर्मल की है. ये दुनिया वो है जो हम नेसेसरीली समझते नहीं हैं. तो उसमें एक डेफिनेट वर्टिकल है. एंड मैं एक्चुअली उस शो को लेके बहुत नर्वस हूँ. और क्योंकि
I don't know if people will really accept me in that space like that, because people have seen me very different. Like you said, I've done romantic roles, or I've played heroes, action heroes. This is very different from all of that. So when I was even like, when the script had come to me, I sat back with it for a week, just to understand that if I did a genre like this, what would my take be on it? Like, how would I play it? And yeah, I'm really looking forward to what people think. Okay. Also, last question today is Yoga Day. Right. What do you have to say about that? Yoga is a very big part of my life. I'll tell you something. एक तो मैं आर्य समाजी स्कूल से हूँ, जो योगा है वो हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था. धर्म शिक्षा हमें सिखाया गया था हमारे स्कूल में. तो मैं तो बचपन से योगा करता आया हूँ. सूर्य नमस्कार इज़ अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन एनी वे. बट लास्ट 2 सालों में मैंने ब्रेथ वर्क पे बहुत काम किया है. तो प्राणायाम, आलोम विलोम, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है. मैं सबसे पहले जब सुबह उठता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को किसी तरीके से सेंटर करूँ. और अगर मेरा दिन लंबा होता है और मुझे पता है कि आज के दिन के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, तो मैं अपनी ब्रेथ उस तरीके से कंट्रोल करके रखता हूँ और उसको उस तरीके से अपना दिन प्लान करता हूँ. तो योगा इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड आई थिंक एज इंडियंस वी नीड टू सेलिब्रेट इट मच मोर. एंड बाय सेलिब्रेटिंग आई मीन दैट नॉट just by putting it up on Instagram. I mean that actually practicing it, and you'll realize that what it does to you.